नमस्कार दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट की करंट वाली क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नाटो के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप जानो कि नाटो क्या है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका नाम लिख लीजिए। फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन आपसे इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, पूछा भी जा सकता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए 4 अप्रैल 1949। आपसे पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय लिख लीजिए, नोट कर लिए। मुख्यालय इसका बेल्जियम में है, बेल्जियम। और बेल्जियम में कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम के कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। तो नोट करिए जरा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। आपसे पूछा जा रहा है कि नए महासचिव कौन है। तो इसके पहले कौन महासचिव थे? तो जो अभी तक हैं वो महासचिव कौन थे? तो नोट करिए जरा, महासचिव अभी जो थे उनका वो कहाँ के थे? तो वो नॉर्वे के थे। और नॉर्वे के कौन थे? तो इनका नाम था जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये थे, ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। अब इनका स्थान कौन लेगा? तो ये आपको नोट करना है। इनका स्थान ब्रुसेल्स के रहने वाले व्यक्ति हैं। ब्रुसेल्स के रहने वाले व्यक्ति हैं। इनका नाम क्या है? मार्क रूटे। क्या नाम है बेटा? मार्क रूटे। अब ये नाटो के महासचिव बनाए जाएंगे। लेकिन नाटो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब नाटो की स्थापना हुई थी, तो एक क्वेश्चन और नोट करिए जरा। नाटो की स्थापना के समय, देखो जरा, नाटो की स्थापना के समय संस्थापक देश कितने थे? क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए, संस्थापक देश, तो संस्थापक देशों की संख्या अगर पूछी जाती है तो आपका आंसर होगा 12 सदस्य देश थे। 12 सदस्य देश थे। कितने देश थे? 12। अब इन 12 देशों के नाम अगर आपको याद करना है तो तुरंत आप लिख लीजिए कॉपी में। हो सकता है आपसे पूछा जाए 12 सदस्य देशों के नाम। तो आप सबसे पहले आप किसका लिखेंगे? यूएसए, फिर कनाडा, फिर आप लिख सकते हैं आइसलैंड, और यहीं पर एक देश है नॉर्वे। एक बेल्जियम भी है इसका सदस्य देश, बेल्जियम। एक लग्जमबर्ग है। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग। नोट करिए, लग्जमबर्ग है। यहीं का एक देश है नीदरलैंड, और यहीं का एक देश है डेनमार्क। फिर इसी का यूरोपीय कंट्रीज में एक आता है आपका फ्रांस, एक आपका आता है स्पेन, और एक आपका आता है देश इटली, और एक आपका आता है पुर्तगाल। ये मैंने आपको फटाफट बता दिया। 12 सदस्य देश नाटो के। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने नाटो की स्थापना, जब नाटो की स्थापना 4 अप्रैल को हुई थी, तो इन देशों ने मिलकर किया था। 4 अप्रैल 1949 को अगर पूछा जाए कितने सदस्य देश थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 12 सदस्य देश थे। वो कौन कौन से देश थे? तो अपना उत्तरी अमेरिका से 2 ही देश हैं, यूएसए और कनाडा। ये सब देश कहाँ के हैं? ये सब आपका आइसलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सारे देश कहाँ के हैं? तो ये सब यूरोपीय कंट्री हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप में अमेरिका का दबदबा है। तो काम यही है आपका। अभी जो बहुत सारा रूस और यूक्रेन को लेकर बातें हुई हैं, ये सब कारण यही है। अगर लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में नाटो में सदस्य देश कितने हैं, आप नोट करें, वर्तमान समय में नाटो के सदस्य देश, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सदस्य देश कितने हैं, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 32 सदस्य देश हैं इस समय। कितने देश हैं? 32 सदस्य देश हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 32वां सदस्य देश कौन सा है, 32वां सदस्य देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेन। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, स्पेन नहीं है, उस देश का नाम है स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन।
देश का नाम क्या है? स्वीडन। देश का नाम क्या है? स्वीडन नाम है, आप नोट करिए जरा, स्पेन नहीं है, देश का नाम है स्वीडन। स्वीडन 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। और 31वां सदस्य देश अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा देश है? फिनलैंड। फिनलैंड। देखिए इधर, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक फिनलैंड है, एक फिलीपींस है और एक फिलिस्तीन है। तो फिलिस्तीन गाजा पट्टी इजराइल वाला है, और फिलीपींस एशिया के दक्षिणी पूर्वी देश का एक देश है, और ये फिनलैंड है, ये यूरोपीय कंट्रीज है। ये इसका 31वां देश सदस्य देश बना था, और 32वां सदस्य देश कौन सा बना था? स्वीडन। मैं किसकी बात कर रहा था? मैं इनकी बात कर रहा था। एक आपका देश है फिलिस्तीन, और एक नाम बताया मैंने आपको फिनलैंड। फिनलैंड। और एक मैंने अभी आपको नाम लिया था फिलीपींस। क्या नाम लिया? फिलीपींस। तो ये सारे देश अलग अलग हैं। फिलिस्तीन कहाँ है? ये गाजा पट्टी वाला है, इजराइल वाला। फिनलैंड कहाँ का है? तो ये यूरोपीय कंट्री है। और ये फिलीपींस कौन सा है? तो एशिया के दक्षिणी पूर्वी में स्थित एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस, और ये आसियान का सदस्य देश भी है। आसियान का सदस्य देश भी है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है हेमिस महोत्सव। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? पहली बात तो ये लद्दाख में मनाया गया, लद्दाख। फिर आपसे पूछा जाए कि हेमिस महोत्सव लद्दाख में कौन सा महोत्सव है? तो ये लद्दाख में एक मठ है जिसका नाम है हेमिस मठ। इसको भी नोट करिए जरा। लद्दाख का एक मठ है, बौद्ध मठ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा मठ है? लद्दाख का एक मठ है जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध मठ, हेमिस बौद्ध मठ। ये लद्दाख का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जिसको नाम दिया गया हेमिस बौद्ध मठ। किस नदी के तट पर है? तो अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के तट पर है, तो ये सिंध नदी के तट पर है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म को लेकर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हेमिस महोत्सव। तो क्वेश्चन एक आता है कि हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। ये तो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। बौद्ध धर्म से संबंधित महोत्सव है। इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं मुखौटा पहनकर, ये 2 दिवसीय महोत्सव है, मुखौटा पहनकर इसमें नृत्य करते हैं, अपनी सांस्कृतिक और कल्चर के बारे में इसमें दिखाते हैं कि बौद्ध भिक्षु ही इसका जो है महोत्सव में शामिल होते हैं और लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि ये लद्दाख, इस समय अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आप बताइए बेटा, ये कब बने थे? भारत के केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? आंसर आप बताइए जल्दी से। आज का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, मैं ये बता देता हूँ, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 में ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर जल्दी से फटाफट लिखिए जरा। केंद्र शासित प्रदेश जल्दी से लिखिए, कौन सा होगा भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? दमन द्वीप। और ये दमन द्वीप कब बना था? दादर नगर हवेली को दमन द्वीप में शामिल कर दिया गया था। ये कब बना था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 2020। इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 2020। तो इससे पहले आपके वो बने थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आंध्र प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, कौन हैं? तो AP चिंता कयाल बने हैं। तो ये अभी नए अध्यक्ष बने हैं। इनका ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस पार्टी के हैं? तो पार्टी अभी आपने सुना होगा, इस समय जो CM है उस CM का नाम क्या है? चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो पार्टी इनकी और इनकी एक है, तेलुगु देशम पार्टी। कौन सी है बेटा? तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी, नोट कर लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी। पार्टी का नाम क्या है? तेलुगु देशम पार्टी। तो आपको क्वेश्चन, आपको एक आपका होमवर्क है, आपको बताना है, नोट बना के लिखे जरा, कि अभी मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले बताया था कि तेलुगु देशम पार्टी से एक नए सांसद हैं
तो नए सांसद हैं, इनको अभी केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री, सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ई मेडिकल वीजा सुविधा किस देश के लिए जारी किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश है। आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के लिए स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बांग्लादेश के जो वासी हैं, निवासी हैं, बांग्लादेश के निवासी, ई मेडिकल वीजा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल वीजा। इसका मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश के निवासियों को भारत में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, तो जो ई मेडिकल वीजा है, ई मेडिकल मतलब घर बैठे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन प्रोसेस को स्टार्ट करिए, आपको घर बैठे आपको भारत में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको भारत में आने की जरूरत नहीं है, तो आपको भारत में आके फिर आपको इलाज लेना पड़ेगा। लेकिन ई मेडिकल वीजा मतलब वीजा प्राप्त करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भारत में इसकी मांग कर सकते हैं। ये किसका है? एक क्वेश्चन आपके लिए और होता है कि भारत इस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, चलिए, भारत की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इनको नोट करिए जरा, शेख हसीना। एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बांग्लादेश और भारत के मध्य जो 3 बीघा गलियारा था, क्वेश्चन क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य, बांग्लादेश के मध्य कितना बीघा? 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा। ये 3 बीघा गलियारा भारत ने बांग्लादेश को पट्टे के रूप में दिया है, ठीक है। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ये जीएस से मैं बता चुका हूँ इसको, किस संविधान संशोधन द्वारा इसका संबंध है। आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा इस 3 बीघे गलियारे का संबंध है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार वाला देश बन गया है। देखिए इसमें लिखा है 6.9% सीटों की सर्वाधिक क्षमता वृद्धि हुई है इस बार, और ये कब का है? तो ये 10 वर्षों में हुआ है, अर्थात 2014 से 2024 के मध्य में इतनी सीटें बढ़ी हैं। अगर क्वेश्चन हम आपसे बोलें कि सीटें कैसे बढ़ गई हैं, इतनी सीटें क्यों बढ़ा दी गई हैं, तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि सबसे बड़ा घरेलू विमानन वाला देश, तो घरेलू विमानन सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला अगर देश पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। लेकिन घरेलू विमानन का प्रयोग करने वाला देश कौन सा होगा? प्रयोग करने की क्षमता के आधार पर अगर पूछा जाए तो उसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अगर प्रयोग के आधार पर देखा जाएगा तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है आपका चीन, और तीसरे नंबर पे आपका आता है भारत। तीसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार वाला देश इस बार कौन सा बना है, तो 2024 10 वर्षों में इसने बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लिया है। सीटों की वृद्धि कितना किया? 6.9%। और इसी में अगर हम बात करें कि इन 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में भारत ने, 10 वर्षों में भारत ने, लिखिए चलो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 वर्षों में भारत ने घरेलू विमानन हवाई अड्डे, अगर हम इनकी बात करें, हवाई अड्डे पहले 10 वर्ष पहले कितने थे? लगभग 74 थे, और इस समय कितने हो गए हैं? तो 157 हवाई अड्डे बन गए हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी वृद्धि हो गई है। देखिए 157 बन गए, पहले कितने थे? 74 थे, तो 10 वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो बाजार क्षेत्र में अगर हम बात करें किसकी है? भारत की है। और इसमें यूज़ कौन करने वाले नागरिक सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे अपना भारत, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है। अगर एक बात और करें इसमें कि ये हवाई यातायात जो है, इनका नियंत्रण और इनका नियम बनाने वाला कौन है, तो आप इसको आप नोट करके लिख लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट कौन करता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका शार्ट नाम है AAI। अगर ये हवाई यातायात का प्रबंधन करता है, जिसका नाम क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इनकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। कब हुई थी बेटा? 1 अप्रैल 1995 में। और इसी का अगर हम मुख्यालय पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेट कौन करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। शार्ट नाम क्या है, AAI। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरसंचार। क्या कहते हैं इसको, दूरसंचार। रेगुलेट का मतलब होता है नियामक, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, प्राधिकरण। आपका मतलब का, और ये हो जाएगा आपका भारत या भारतीय। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का ये भारतीय या ट्राई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये अनिल कुमार लोहाटी हैं। क्वेश्चन आपसे कुछ दूसरा पूछा जा रहा है, उसका आंसर आपको बताना है कि ट्राई के नए सचिव कौन बनाए गए हैं। ये नए सचिव कौन बनाए गए हैं, ये बदल गए हैं। तो ये नए सचिव बने हैं अतुल कुमार चौधरी। इसको आप नोट करिए जरा, कौन बने हैं, अतुल कुमार चौधरी, नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें अतुल कुमार चौधरी की, तो जो ट्राई के नए महासचिव बनाए गए हैं, तो जो अतुल कुमार चौधरी हैं, अतुल कुमार चौधरी, इनके बारे में और नोट करिए। अतुल कुमार चौधरी पहले जो है ये उदय, कौन सा, UIDAY, इसके उप महासचिव भी बनाए जा चुके हैं, उप महासचिव रह चुके हैं, उप महासचिव। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अतुल कुमार चौधरी हैं क्या, जो इस समय किसके अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं उसके, किसके, ट्राई के, TRAI, ठीक है। तो ये पहले कहाँ रह चुके हैं, तो ये उदय के उप महासचिव थे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उदय क्या है, तो जो आधार कार्ड है UIDAY, उदय योजना, इसकी भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो आप नोट बना के लिखो जरा, 12 जुलाई 2016। इसका संबंध किससे है, तो आधार कार्ड को जारी करता है, आधार कार्ड को जारी कौन करता है, आधार कार्ड को कौन जारी करता है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने अंक होते हैं, 12 होते हैं। जारी कौन करता है, उदय। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, स्पेलिंग से इसका नाम नहीं बनता है, तो इसको भी आप लिख लीजिए कहीं पे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उदय का फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि उदय का फुल फॉर्म बताइए जरा। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 2016 को हुई थी। और ये काम क्या है इसका, तो इसका काम है आधार कार्ड को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, 18वीं लोकसभा के नए प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। नए प्रोटेम स्पीकर खूब चर्चा में बना हुआ है, कांग्रेस लगातार विरोध भी कर रही है। विरोध क्यों कर रही है, ये सब बातें आपको यहाँ में बताई जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नए प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं। तो नए प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, इनका नाम है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। क्या नाम है इनका, भर्तृहरि मेहताब। तो इनको बनाया है, और ये किस पार्टी के हैं इस समय, तो ये बीजेपी पार्टी के हैं। और कांग्रेस इनका विरोध कर रही है कि इनको क्यों बनाया गया है। देखिए सारे मामले का जो विरोध कर रही है उसका कारण क्या है, तो देखिए जरा प्रोटेम स्पीकर के बारे में अगर हम देखा जाए, तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करिए। प्रोटेम स्पीकर, इनकी बात में करेंगे। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा का, लिखिए जरा, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। इसकी नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है,
तो जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? द्रौपदी मुर्मू ने किया है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर बनाया किसको जाता है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर बनाया किसको जाता है, किसे बनाया जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय लोकसभा पूरी खाली हो जाती है और जब तक कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन जाता है, तो उस समय तक लोकसभा को कौन संचालित करता है? तो प्रोटेम स्पीकर करता है। और जैसे ही लोकसभा का नया अध्यक्ष बनकर आ जाएगा, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर लोकसभा को कौन संचालित करेगा? अध्यक्ष करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये इतनी चर्चा में क्यों रहे, तो हम बात करेंगे कि नए प्रोटेम स्पीकर और क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे क्वेश्चन और भी आते हैं। जैसे हम बात करेंगे, अगले पेज भी बात करेंगे, देखिए इधर। तो अगर हम बात करें जो ये आपके नए प्रोटेम स्पीकर आए हैं, भर्तृहरि, क्या नाम है इनका? काटो थोड़ा, ए बेटा काटो इसको, काटो नहीं, पानी पी लें थोड़ा सा। ये देखो, नए प्रोटेम स्पीकर की बात अगले पेज में करेंगे हम लोग। तो जो 18वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इनकी बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था किसको बनाया गया है? भर्तृहरि को बनाया गया है। आप इनको नोट कर लेना, भर्तृहरि। मेहताब को बनाया गया है, मेहताब। अगर हम इनकी बात करें, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये सांसद कहाँ के हैं, तो आपको लिखना है उड़ीसा के कटक से हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा के कटक से हैं। आपको नोट बना के लिखना है उड़ीसा के कटक। उड़ीसा के कटक से 7 बार, कितनी बार? 7 बार सांसद रह चुके हैं, 7 बार सांसद। और अगर हम बात करें तो ये बीजेपी पार्टी से पहली बार सांसद हैं। एक बार बीजेपी पार्टी से इसी बार बने हैं, उसके पहले कहाँ थे? तो ये बीजू जनता दल था, बीजेडी, नवीन पटनायक वाली पार्टी है बीजेडी। इससे ये जो है ये 6 बार सांसद रह चुके हैं। तो टोटल कितनी बार हैं? 7 बार। कहाँ से हैं? तो 7 बार ये कटक से हैं। और अगर थोड़ा सा और इनके बारे में हम बात करें तो इनके पिता का नाम था डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब। क्या नाम था बेटा? हरिकृष्ण मेहताब। ये इनके बेटे हैं। और डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब उड़ीसा के पहले सीएम हैं, उड़ीसा के पहले सीएम। आपसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि उड़ीसा के पहले सीएम कौन है, तो आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब हैं। और अगर हम बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा नया राज्य कब बना था? अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछें उड़ीसा नया राज्य कब बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1936। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 अप्रैल 1936। और अगर हम बात करें और थोड़ी सी बात करें कि अब अगर प्रोटेम स्पीकर आया है तो पूरी बात जानिए। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, पूरी बात जानिए जरा। जो लोकसभा होता है, लोकसभा, अब लोकसभा के जो सांसद होते हैं, नए सांसद जब बन के आते हैं, लोकसभा के सांसद, लोकसभा के या लोकसभा के सदस्य, क्या कहेंगे हम? लोकसभा के नए सदस्य, जिनको हम लोग सांसद कहते हैं, इनका जो शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण, ये इसका उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इनका जो उल्लेख है ये संविधान के 99 में है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 99 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लोकसभा के नए सांसदों का शपथ ग्रहण, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा चर्चा में है,
95 फर्स्ट, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन ये बात लिखी हुई है कि प्रोटेम स्पीकर मतलब लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष अनुच्छेद 95 फर्स्ट के तहत इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। चर्चा में क्यों बने रहे? क्योंकि एक कांग्रेस सांसद हैं जिनका नाम है के सुरेश, वो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। वो लगातार 8 बार सांसद रह चुके हैं और जो हमारे भर्तृहरि महताब हैं ये 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो इसमें ये बात लिखी हुई है कि सबसे जो वरिष्ठ सांसद होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो इस बार नहीं बनाया गया है, इसीलिए कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता है इससे कि जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इसको आप नोट कर लीजिए, जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष ना बना दिया जाए। जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा को संचालित करता है। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको बताना है। आज के लिए बस इतना ही है। ओके, धन्यवाद।